Hello everyone, I welcome you all again to our Bridge the Gap MCQ series। आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग यूजीसी नेट लॉ एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एमसीक्यूज। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन विच दे अकर इन अ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द कोड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इनविटेशन ऑफ ऑफर, फ्रॉड, डैमेजेस। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम लेना है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा अगर आप देखते हैं चारों ऑप्शंस को, तो आपको ऑप्शंस देखने के बजाय साफ साफ ये देखना है कि अरे भाई, डैमेजेस जो हैं वो तो सबसे एंड में ही मिलेंगे ना, सब कुछ हो जाने के बाद मिलेंगे। तो डायरेक्टली मेरा सी एंड डी कैंसल आउट हो गया, अब वन या टू में से होगा। और अब और सबसे पहला काम तो इनविटेशन टू ऑफर ही होगा। देन ओनली आई कम्युनिकेट टू इट, कम्युनिकेट द सेम। जब मैं कम्युनिकेट कर दूंगी, ऑफर एक्सेप्ट होगा, तो वो फ्रॉड भी होगा। फ्रॉड जब मेरे सामने आएगा तो उसके मुझे डैमेजेस भी मिल जाएंगे जब प्रूव हो जाएगा फ्रॉड। तो द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है। इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इन क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है, जिससे कि आप आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके या पेपर वन के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। No cust in 1,000 ever read the conditions. If he had stopped to do, he would have missed the train or the boat. This observation was made by Ansel, डोनाल्डसन, लॉर्ड डेनिंग या पियर्सन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अगर आता है तो ठीक है, वरना मार्क करके आगे बढ़िएगा और ये मत सोचिएगा मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली सबको ही नहीं आते होंगे अगर उन्होंने नहीं देखे होंगे। अब जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है एंसन हो सकता है, बट यहाँ एंसन आंसर नहीं है। द राइट आंसर हियर इज लॉर्ड डेनिंग। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे भी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर से फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, जहां नो पूछा है, जहां इनकरेक्ट पूछा है। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन, एक्नॉलेज। ये आपका बेसिक सेक्शन 2 से जो हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। द राइट आंसर इज डी। और अब एक और चीज आपको क्या ध्यान देनी है कि प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 के कौन से सब पार्ट में ये बात डील की गई है, क्योंकि वो फिर से मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Which of the following cases is considered as a fundamental case on the topic of proposal and acceptance under the Indian Contract Act 1872? तो पहला सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनीराम एंड कंपनी, पारादीन वर्सेस जैन, मोहरी बीबी केस, या भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल केस। बताइए। राइट आंसर इज डी। अब सत्यव्रता घोष कौन सी सेक्शन पे जजमेंट है? फ्रस्ट्रेशन की सेक्शन 56 पे जजमेंट है। मोहरी बीबी माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है? क्या माइनर की लाइबिलिटी होती है, और अगर होती है तो क्या माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी होती है या उसकी एस्टेट पे लाइबिलिटी होती है? इस तरीके से हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि आप सब अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएं। इन एमसीक्यूज का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ना कि जस्ट ये एमसीक्यूज किया काम खत्म नहीं। एक और बात, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में और क्या चीज कही गई थी? क्या इसने ये बात की थी कि व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस? किस बारे में बात की गई थी? क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है, इस इन जजमेंट्स को किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में क्या इंग्रेडिएंट होगा? प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, मैंने बोल दिया, अब कर लो। इतना कभी सोचा नहीं ना प्रॉमिस करते हुए, प्रोमिस तो बहुत सारे करते हैं पर
कितने बार हम रख पाते हैं उन प्रोमिस को। तो यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है। तो प्रॉमिस के दो इंग्रेडिएंट्स है, कौन से? ऑफर, व्हेन एक्सेप्टेड, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये चीज कौन से सेक्शन के कौन से सब पार्ट में है, ये अब आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस प्लीज गलत मत करना। ये आपके ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज अ केस ऑन promissory estoppel. केदारनाथ, दिल्ली क्लोथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ या नन? द राइट आंसर इज सी। ये दोनों ही लैंडमार्क जजमेंट पे फिर से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट। अब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद है इस पेपर में, क्योंकि यूजीसी नेट लॉ में पूछते हैं जनरली थोड़ा ऐसा बड़ा क्वेश्चन हो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगे। L is sent to search for G's nephew. In the meantime, G, by advertisement, offers a reward of rupees 501 to anyone who finds his nephew. L traces the boy and subsequently, knowing about the reward, claims it. To the reward, L is entitled, not entitled as the offer was general in nature, not entitled as the consideration is inadequate, is not entitled as the offer was not communicated to him. लैंडमार्क जजमेंट को इन्होंने इलस्ट्रेशन बनाकर पूछ लिया, इसलिए भी हमें लैंडमार्क जजमेंट जानना जरूरी हो जाता है। द राइट आंसर इज डी, इज नॉट एंटाइटल्ड एज द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। तो उसने उसकी कंडीशंस फुलफिल की है नहीं की है, उसका क्वेश्चन रेज होता ही नहीं है। अब ऑप्शन सी से देखिए, क्या इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन से आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो किन कंडीशंस में बता सकते हैं, और अगर नहीं बता सकते तो कौन से उसकी एक्सेप्शंस हैं, कौन सा उसका पर्टिकुलर सेक्शन है, कौन सी उसकी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब अगर ऑप्शन बी को देखते हैं तो इसने बोला है ऑफर इज जनरल। तो जनरल नेचर के ऑफर पे कौन सा हमारा लैंडमार्क जजमेंट है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। तो आप जरूर बताइएगा, और अगर नहीं पता होगा तो वो भी लिख दीजिएगा, तो आपको इसका करेक्ट आंसर भी हम बता देंगे। नेक्स्ट। assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, है ना। तो assertion है कि the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. पिछले वाले से हमने कुछ ऐसा ही समझने की कोशिश करी थी पिछले वाले क्वेश्चन से, है ना। रीजन, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द इशू ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई ऑप्शन है बोथ करेक्ट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए करेक्ट, आर फॉल्स, आर करेक्ट, ए फॉल्स, बोथ करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो द राइट आंसर इज टी। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये तो हमें वैसे भी आना चाहिए, बस हाँ ये हो सकता है कि आप सेक्शन में कंफ्यूज हो जाए तो सेक्शन पर ध्यान दें। नेक्स्ट। Which one of the following is not provided? Again a negative question, प्लीज ध्यान दे लीजिएगा। सीबीटी मोड में आपका पेपर है, कर्सर को अच्छे से रखकर देखना, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। So which of the following is not provided in section 4 and 5 of the Contract Act? Communication of offer, communication of acceptance, revocation of proposal and acceptance, revocation of contract। अब देखिए, इसमें सारे ऑप्शन सिमिलर सिमिलर लगते हैं कि हाँ ये सब चीजें तो होती हैं। अब अगर आपने ध्यान से सेक्शन 4 एंड 5 को पढ़ा होगा तो उसमें ये वर्ड्स का ज्यादा यूज है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस। द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट का रेवोकेशन। वैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट का रेवोकेशन हो सकता है, या सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस का ही रेवोकेशन कर सकते हैं? अब जब रेवोकेशन की बात आई है तो इसकी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कब रेवोकेशन हुआ है कब नहीं हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट हुई है, अगेंस्ट द ऑफरर कंप्लीट हुई है।
एक और आपको प्रिंसिपल पता ही होगा, जब तक एक्सेप्टेंस अगेंस्ट सम पर्सन नहीं कंप्लीट होती तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लैंडमार्क जजमेंट का क्वेश्चन कि भैया इस लैंडमार्क जजमेंट में जो लेट डाउन किया था वो कौन सी दूसरी जजमेंट में प्रूव किया गया। देखिए अभी तक तो हम बस ये कहते थे कि इस जजमेंट में ये बोला गया, इस जजमेंट में ये बोला गया, पर अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ गया। इन्होंने बोल दिया कि इस जजमेंट में जो रूल था वो कौन सी जजमेंट में अप्रूव हो गया है। So the question is कि the rule laid down in Adam versus Lidson was approved by the House of Lords in Dunlop versus Higgins, Eliason, Powell versus Lee या Hyde versus Lynch? The right answer is A। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया इस क्वेश्चन से सीखना कि पाउल वर्सेस ली में किस चीज से बारे में, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है आईसीए के लिए। और हाइड वर्सेस रेंच में भी कौन सा हमारा जो कंसेप्ट था वो डिस्कस किया गया था। तो ये दोनों दोबारा से हमारी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गई है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, फिर से हमारा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो खाली आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो आपकी कितना टाइम लेते हैं क्वेश्चन पे और कितनी उसकी एक्यूरेसी एट द एंड बन पाती है, उस टाइम का कितना बेस्ट यूज हो पाया है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स मेक्स एन ऑफर टू वाई, एक्स डाइज द नेक्स्ट डे बट वाई डज नॉट नो ऑफ द डेथ। ठीक है। वाई सेंड्स अ कम्युनिकेशन टू द एड्रेस ऑफ एक्स एक्सेप्टिंग द ऑफर। Is the agreement formed between the parties? Is there any agreement formed? एक्स ने ऑफर किया वाई को, एक्स अगले दिन उसकी डेथ हो गई, लेकिन वाई को उसके बारे में, उसकी डेथ के बारे में नहीं पता था। वाई ने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करते हुए एक्स को भेज दिया। तो पूछ रहे क्या कोई अग्रीमेंट फॉर्म हुआ था, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी का यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा। तो ऑप्शंस क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफर फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस आर मेट, कि भैया हाँ ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से वैलिड थी। एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ डेथ विल नॉट इनवैलिडेट द अग्रीमेंट, कि भाई नॉलेज नहीं थी तो इनवैलिडेट नहीं होगा अग्रीमेंट। देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स व्हिच डजंट रेंडर इट टू अ अग्रीमेंट, कोई मीटिंग ऑफ माइंड हुआ ही नहीं, डेथ हो गई। और डेथ ऑफ ऑफर रिड्यूसेस इट टू नलिटी। क्या होगा इसका सही आंसर? द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोजल कब रिवोक होता है? अब हमने पीछे पढ़ा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सब रिवोकेशन में, रिवोकेशन के कंसेप्ट में आती है। तो इसमें पूछो प्रपोजल कब रिवोक होता है। ओनली बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, by the death or insanity if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor, by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. None of the above is correct. The right answer is C। तो ये आपका जो एक्सेप्टेंस वाला सेक्शन है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डेथ और इंसेनिटी अगर प्रपोजल की हो जाती है और एक्सेप्टेंस हो रही है उस केस में विदाउट नोइंग द फैक्ट कि उसकी डेथ हो गई है, इंसेन हो गया, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस से पहले उन्हें पता चल जाता है तो उसमें वॉइडेबिलिटी का या वॉइड का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब रिवोक कर सकते हैं, प्रपोजल इज रिवोक्ड। नेक्स्ट, partial acceptance is not an acceptance. Acceptance must be absolute and unconditional. Both correct, both wrong. A correct, R wrong. A गलत, R सही। क्या होगा इसका जवाब? The right answer is A and R are correct. एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। इवन ये भी मेंशन्ड है कि उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से ऑफर ने कहा था। लेकिन अगर ऑफर फिर भी या प्रॉमिसर फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट टेलिंग द एक्सेप्टर कि आप प्लीज मुझे उसी तरीके से दोबारा अब द डिजायर्ड वे में भेजिए, तो वो कंडोन भी हो सकता है। पर लेकिन एक्सेप्टेंस कहा गया है इट शुड बी एब्सोल्यूट,
It should be unconditional and it should be in the way promiser has asked the acceptor to accept. Next, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सोशल अग्रीमेंट, अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा. कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कंसेसिस एडेडम, सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और एक और ऑप्शन आप ये ऐड कर सकते हैं इफ आई लाइक पुट वन मोर ऑप्शन की इंटेंशन टू क्रिएट डोमेस्टिक रिलेशनशिप. क्या होगा इसका सही जवाब? द राइट आंसर विल बी बी. There should be an intention to create legal relationship and not the domestic कुछ भी नहीं. और इसका लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से हैं? बाल्फो वर्सेस बाल्फो. इसके लैंडमार्क जजमेंट पे क्वेश्चन आता है कि लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए. कौन से केसेस में लेट डाउन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ऑफ मेजोरिटी for contract is 18 years, 21 years, 16 years, 18 years for girls and 21 years for boys. मैरिज की एज क्या होती है मेजोरिटी? 18 फॉर गर्ल्स, 21 फॉर बॉयज. तो वही शायद होती होगी कॉन्ट्रैक्ट की भी. नहीं, द एज ऑफ मेजोरिटी सिंपल नेचर में तो 18 ईयर्स ही होती है एंड द सेम अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नेक्स्ट, assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. अब देखिए मोहरी बीबी पे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक. मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष में सर लॉर्ड नॉर्थ observed the question whether a contract is void or voidable does not presuppose the existence of a contract within the meaning of the Contract Act and can arise in the case of an infant. Reason: ever since this decision in Mohori Bibi, it has been doubted that a minor's agreement is void. अब इसका क्या है? बोथ आर राइट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ रॉन्ग, ए रॉन्ग, आर राइट, ए राइट, आर रॉन्ग. ये है आपका assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्लस लैंडमार्क बेस्ड क्वेश्चन प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ठीक है. सो द राइट आंसर हेयर इज बी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग. ठीक है, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस. तो इसमें भी होमवर्क कर लेते हैं. तो हमारा होमवर्क रहेगा कि हमें एक तो लैंडमार्क जजमेंट्स देखनी है. ठीक है. हमें सेक्शंस का इंडेक्स देखना है, डेफिनेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बेसिक्स देखने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, स्पेशल अग्रीमेंट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्ट टू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए. देन इलस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना, सेम इलस्ट्रेशन आ जाती है. लैंडमार्क जजमेंट्स का थोड़ा फैक्ट्स देख लेना, क्योंकि जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा था वो केदारनाथ वाले जजमेंट का ही फैक्ट्स उठाकर हमें दे दिया था क्वेश्चन में, वो करना है. स्पीड बढ़ाना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्चुअली क्वेश्चन, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है फॉर नेट लॉ एग्जाम जिसमें आप सारे क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हैं. इतना कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने अपने बेसिक्स अच्छे से कर रखे हैं. और किस चीज पे फोकस कर सकते हैं? कंसिडरेशन के कंसेप्ट पे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट पे, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के कंसेप्ट पे, कि भैया इंग्लिश लॉ में क्या पोजीशन है, इंडियन लॉ में क्या पोजीशन है, क्या पता वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड के हिसाब से उस क्वेश्चन को पूछ लें. और लैंडमार्क जजमेंट, कि भाई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सी लैंडमार्क जजमेंट थी, फॉरेन जजमेंट थी, और कौन सी जजमेंट थी जिसे इंडियन लॉ में उसको अप्लाई किया. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है. क्योंकि वो मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू में आ सकता है. और आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ये सब चीजें अच्छे से करेंगे तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एस अच्छे से कर पाएंगे. तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखा होगा कि अभी अप्रोच कैसे करना है आपको बचे हुए दिन में. और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चंस डालते रहते हैं हर दिन, जिससे कि बच्चों को अपना लेवल पता चल सके. क्योंकि ट्रस्ट मी, यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो अगर आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एस कर पाएंगे. तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपना हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.